हेलो स्टूडेंट्स, जो अब तक हमने मोशन प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें हमने फोर्स का अप्रोच यूज किया था और फोर्स के अलावा हम उसमें काइनेमेटिकल क्वांटिटीज जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको यूज करके मोशन को एक्सप्लेन कर रहे थे। अब मैं एक आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे हम इन्हीं सारे वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम एनर्जी अप्रोच करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा जहां आपको पता चलेगा कि दोनों अप्रोच किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कैसे ये दूसरा अप्रोच हमारे लिए एडवांटेजियस हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आउटलाइन ए सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग ए मोशन प्रॉब्लम। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। ए बॉडी इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h और मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि ये बॉडी ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, ये v कितना होगा, ये ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा। तो अब तक का जो आपका अप्रोच है उसको यूज करके आप सबसे पहले फोर्स फाइंड करेंगे। mg फोर्स इस पे लग रहा है एंड देयरफॉर acceleration is F by m, which is equal to g. So since this is a freely falling body, इसका acceleration निकल करके आया g, which was expected. अब मैं यहां से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकता हूं। u इक्वल टू 0 है तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और ये 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, h के इक्वल है, सो इंटू h एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। इस अप्रोच को हम फोर्स मेथड बोलते हैं या फोर्स अप्रोच बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने पहले फोर्स दिखाया और वो फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो निकाला हमने, फिर काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज किया और हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। नाउ व्हाट इज द सेकंड अप्रोच। मैं यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज ले रहा हूं क्योंकि आपने इससे पहले एक टर्म जरूर सुना होगा, एनर्जी। एनर्जी इज सेड टू बी द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। और एक बॉडी के अंदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकता है जिसमें जो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं, दो फॉर्म्स, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आई एम श्योर आपने ये टर्म्स जरूर सुना हुआ है और मैं उसी का एडवांटेज ले रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि हम एनर्जी मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। हम ये बोलते हैं कि व्हेन देयर इज नो फोर्स विच कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी, तो उस केस में जो बॉडी की टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। तो हम ऐसे बोलते हैं कि यहां पर इसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी जितनी होगी वो यहां के पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को लिखता हूं u इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी को लिखता हूं 0। और जब ये यहां पहुंचता है तो मैं u को लिखता हूं 0, पोटेंशियल एनर्जी यहां करके 0 और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ये आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं इसी वजह से इसका एडवांटेज लेते हुए इसको लिख रहा हूं। तो k इज हाफ mv स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड करो, ये दोनों ऐड करो, इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर mgh प्लस 0 is equal to 0 plus half mv square and this straight away gives you v equal to under root 2gh। यहां पर मैंने फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला ये कहीं यूज नहीं किया, मैंने बिल्कुल ही एक डिफरेंट अप्रोच यूज किया है। हालांकि अभी आप इस अप्रोच से फेमिलियर नहीं है तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको इसी अप्रोच से फेमिलियराइज कराऊंगा कि कैसे हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो एनर्जी को चेंज करता है और
किस तरह से हम एनर्जी कंजर्वेशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो पूरे चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर यही है जिसको हम वन बाय वन लर्न करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एनर्जी टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, काइनेटिक एनर्जी, और फिर मैं उससे एक दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा उसके हेल्प से, विच इज कॉल्ड वर्क, और फिर मैं दोनों को रिलेट करने के लिए एक थ्योरम यूज करूंगा विच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इन टूडेज लेक्चर बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। So the first term I am going to introduce is kinetic energy. Kinetic energy of a body. मैंने आपको पहले कहा कि एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो जैसे एक सिस्टम है उसके अंदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हो सकता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। जैसे इफ आई लिफ्ट ए स्टोन, इसको ऊपर यहां पे लेकर के आ जाऊं, तो इसके पास कैपेसिटी है टू डू वर्क बिकॉज इट्स हाइट हैज बीन रेज्ड। तो हम बोलते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसके पास कैपेसिटी है टू डू वर्क। अगर मैं इसी पत्थर को फेंकूं तो इट विल हैव सम वेलोसिटी, सम स्पीड, और उस स्पीड की वजह से वो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर सकता है। जैसे अगर मैं एक स्टोन को फेंकूं और वो किसी दूसरे स्टोन से टकराए तो वो दूसरे स्टोन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, जिसकी वजह से वो दूसरा स्टोन मूव करना शुरू कर सकता है। सो दैट मीन्स ए मूविंग स्टोन ऑल्सो हैज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी फॉर्म विच इज ड्यू टू मोशन, दिस इज ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली मैंने आपको कहा पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं द एनर्जी फॉर्म विच इज ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं उसको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिस्कस कर रहा। सो काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन। एक चीज मैं आपको यहां पे और बता दूं कि द एनर्जी टर्म इज ए स्केलर टर्म। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स इज अ वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन होता है, लेकिन एनर्जी स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो मैं अब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूं। दिस इज डिफाइंड एज K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नाउ सिंस काइनेटिक एनर्जी हैज नो डायरेक्शन, तो इसलिए मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये v स्पीड है, दिस इज स्पीड ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर स्पीड सेम है तो एक बॉडी चाहे ईस्टवर्ड जा रहा हो चाहे नॉर्थवर्ड जा रहा हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। नाउ आई कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, एंड फॉर दैट आई विल राइट K equal to half m v dot v. So this is kinetic energy of a body. अब इसका रिलेशन मोमेंटम के साथ क्या होगा? आपको अगर याद हो, we had written momentum P equal to mv. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेक्टर साइन डाल दिया। अगर मैं आपसे कहूं इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा? m into v, v will be the magnitude of velocity or instantaneous speed. तो momentum, magnitude of momentum is mv. मैं अगर इन दोनों को रिलेट करना चाहूं, क्या रिलेशन होगा? By observing you can write K equal to p square upon 2m. Kinetic energy is magnitude of momentum square अपॉन 2m। या अगर P लिखना चाहो तो दिस विल बी अंडर रूट 2mk। दैट मीन्स इफ टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, देन देयर मोमेंटम, दिस इज अंडर रूट 2mk, देन देयर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो ऑफ रूट ऑफ देयर मासेस।
So if K is same, P1 upon P2 will be equal to root M1 upon root M2 from this formula. And if P is same, अगर दो बॉडी है जिसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन K1 अपॉन K2 इज सिंपली M2 अपॉन M1. जिसका मास छोटा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा. जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं ऑफ एक गन बुलेट सिस्टम, जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो विल लेटर ऑन लर्न कि दोनों बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम इक्वल होता है. अब दोनों में से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? तो जिसका मास कम होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. सो द बुलेट हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बुलेट का मास गन से कम होता है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस. तो ये जस्ट मैं आपको काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. नाउ आई टॉक्ड अबाउट ए थ्योरम अर्लियर विच वॉज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जो आपको यह बताता था कि एक फोर्स का इंपल्स इक्वल होता है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो मैं ऐसा ही कोई एक थ्योरम यहां पर भी डेवलप करना चाहता हूं, विच आई विल कॉल वर्क एनर्जी थ्योरम. सी, देयर इज ए बॉडी एंड आई एम अप्लाइंग ए फोर्स F ऑन दिस बॉडी. मैं इस फोर्स को T टाइम तक अप्लाई करता हूं और ये बॉडी इतने टाइम में कुछ x डिस्टेंस मूव करता है. ऐसा मैंने पहले एक टर्म डिफाइन किया था इंपल्स, और उसको मैंने J से लिखा था. J वॉज इक्वल टू F इंटू T. और हमने ये फाइंड किया था कि J इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. दिस इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. इसमें बॉडी इनिशियली कुछ u स्पीड से मूव कर रहा था और फाइनली इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के v हो गई थी. तो हमने ये कहा था कि इस फोर्स का एक इफेक्ट है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और इसका मोमेंटम चेंज हो गया. कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ? तो वो हमने फाइंड किया था दैट द इंपल्स F इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो मुझे यह बता सके कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा. जैसे इंपल्स मुझे यह बताता है कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, वैसे ही I want to define a term which gives me change in kinetic energy. So let us call that term work. Now how to define that term? Work को कैसे define करें? मैं ये बोलना चाह रहा हूं that a small amount of work done on a body will change the kinetic energy of the body by a small amount dk. So this I will write half m v plus dv whole square minus half m v whole square, or this will be v dot v. तो अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं. हाफ m और v प्लस डी वी होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा v डॉट v प्लस 2 टाइम्स v डॉट dv प्लस dv डॉट dv. और ये हाफ एम हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो अब मैं इसमें लिखूंगा माइनस v डॉट v. दिस इज v डॉट v. तो अब इसमें ये टर्म कैंसल हो जाएगा
और dv डॉट dv ये इतना छोटा होगा कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 लिख दिया। ये टर्म बचा, 2 को यहां 2 से कैंसिल कर दो, सो आई एम फाइनली लेफ्ट विद m v डॉट dv एंड दिस इज इक्वल टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी, जिसको मैं वर्क के जैसा डिफाइन करना चाहता हूं। सो दिस इज एम वी डॉट dv। अब मैं यहां से लिखता हूं dw इज m v डॉट dv। v को आई विल राइट dr अपॉन dt डॉट dv। मैं इसको इधर कर देता हूं, इसको इधर कर देता हूं, बिकॉज चेंजिंग द ऑर्डर विल नॉट चेंज द क्वांटिटी। सो दिस विल बी m dv upon dt dot dr. But what is this? This is mass into acceleration. So this is force F and this is displacement dot dr. So dw is F dot dr. मतलब ये कि अगर मैं एक टर्म वर्क को इस तरह से डिफाइन करूं तो that will be equivalent to saying that work done on the body is equal to change in kinetic energy। तो मैं यहीं से एक क्लू लेकर के वर्क को डिफाइन करता हूं इस तरह से, वर्क, टोटल वर्क इज डिफाइंड एज, मैंने dw निकाला है, इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन f डॉट dr। तो यहां से ही हमें यह आइडिया आता है कि वर्क को कैसे डिफाइन करना है। सो वर्क इज डिफाइंड एज W इक्वल टू F डॉट dr। और अगर आप ऐसे वर्क को डिफाइन करते हैं देन द वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने शुरुआत वहीं से किया था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और फिर हम इस चीज को लिख सकते हैं, इसका नाम हम लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस आई विल कॉल वर्क एनर्जी थ्योरम इफ आई डिफाइन वर्क लाइक दिस। सो आई जस्ट मेक इट मोर क्लियर। मैं आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज किस तरह से सोचा है। Just now I told you about the definition of work. We have to define work as integration F dot dr. Why we define work like this? Because we want a theorem which we call work energy theorem, according to which we should get work equal to change in kinetic energy, or W is equal to delta K। तो हमने वर्क को डिफाइन इस तरह से इसीलिए किया है सो दैट हमें एक वर्क एनर्जी थ्योरम मिले। तो पहले मैं आपको वर्क को डिटेल में बताता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वर्क, और फिर मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पे लेके आऊंगा कि किस तरह से हम इस वर्क को वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज कर सकते हैं और उससे किस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ वर्क। Definition of work, हमने इसको डिफाइन किया है इंटीग्रेशन F डॉट dr। If in a special case F is constant, अगर एक बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, ये बॉडी है, इसके ऊपर आप F कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ना तो हम F का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और ना हम F का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं।
फिर उस केस में अगर ये बॉडी x डिस्प्लेसमेंट करता है, लेट्स से दिस इज x, तो मैं इसको यहां पे कैसे यूज करूं? सिंस f इज कांस्टेंट, मैं इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकता हूं। देयरफॉर w इज f डॉट इंटीग्रेशन dr। और अगर ये केवल x डायरेक्शन में जा रहा है और x जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं f डॉट x i कैप, या इसको मैं सीधा लिख सकता हूं f इंटू x। तो अगर कांस्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो मैं सिंपली वर्क को लिख सकता हूं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, तो फिर उस केस में हमको ये डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सो देयर आई विल राइट, मैंने f को बाहर कर लिया, dr इंटीग्रेशन अंदर है, सो देयर आई विल राइट f डॉट डेल्टा r। सो इन जनरल वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स is f dot delta r. This is work done by a constant force. मैं जरा इस फॉर्मूले को और एलैबोरेट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं।